हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बच्चों, यह टॉपिक आप लोगों के हिंदू राज्यशास्त्र के स्रोत के अंतर्गत आता है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो हिंदू राज्यशास्त्र स्रोत का टॉपिक है उस पर एक प्रश्न बनता है, जिस पे इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, जैसे कि हिंदू राज्यशास्त्र के स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र या कौटिल्य का अर्थशास्त्र का मूल्यांकन कीजिए। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त और चाणक्य बोला जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र की रचना काल के बारे में जानेंगे कि अर्थशास्त्र का रचना कब हुआ था। बच्चों, जो अर्थशास्त्र आज उपलब्ध है उसके रचना काल एवं उसके रचयिता के विषय में विद्वानों में मतभेद है, जिसमें बच्चों जॉली हैं, A.B. कीथ और विंटरनित्ज हैं आदि विद्वान अर्थशास्त्र को ईसा की मृत्यु के बाद तीसरी शताब्दी, कब? तीसरी शताब्दी ईसा में लिखा मानते हैं, जबकि इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब था? 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मानते हैं। बच्चों, यदि चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य राजगुरु थे तो अर्थशास्त्र का रचना काल उसके शासनकाल में होना चाहिए था, परंतु उपरोक्त विद्वान यह कहते हैं कि अर्थशास्त्र में कुछ सामग्री मौर्य काल के बाद की है, अतः इसे ईसा के बाद लिखा हुआ माना जाता है। परंतु इसके विपरीत श्याम शास्त्री, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, फ्लीट, R.D. भंडारकर, R.K. मुखर्जी, B.A. स्मिथ, S.W. टॉमस आदि कुछ विद्वान हैं जो अर्थशास्त्र को मौर्य काल की रचना मानते हैं, परंतु हमें इसके विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अब हमें यह देखना है कि कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में राज्यशास्त्र विषयक सामग्री का क्या महत्व है और इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है। तो बच्चों, अब आते हैं हम लोग अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। अभी तक तो बच्चों हम लोगों ने अर्थशास्त्र के रचना काल के बारे में जाना। बच्चों, जो अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसमें अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। कितने हैं? 15 अधिकरण हैं। एक फैक्ट है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 अधिकरण हैं और प्रत्येक अधिकरण कुछ प्रकरणों में विभाजित है। बच्चों, प्रथम जो अधिकरण है वो विनयाधिकारिक है और इसमें राजा के विनय अर्थात राजकाज में राजा के सामान्य व्यवहार का निरूपण किया गया है। बच्चों, इस अधिकरण में 20 प्रकरण हैं और पहले प्रकरण का नाम विद्या समुद्देश है, जिसमें सभी विद्याओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है। बच्चों, दूसरे प्रकरण का नाम है वृद्ध संयोग। वृद्ध संयोग, जिसमें विद्वान पुरुषों की संगति के लाभ का विवेचन है। अन्य प्रकरणों के विषय इस प्रकार हैं। जो तीसरा प्रकरण है बच्चों, इसमें इंद्रियों की विजय का वर्णन है। चौथे प्रकरण में अमात्यों का वर्णन है। जो पांचवा है उसमें मंत्री और पुरोहितों का विवेचन है और जो छठा है बच्चों उसमें अमात्यों के हृदय के भावों का छुपकर पता लगाना
और 7वां है जो उसमें गुप्तचरों के प्रकार, 8वें में गुप्तचरों के कार्य, और जो 11वां है बच्चों उसमें मंत्रणा, 12वां जो है उसमें दूतों का विवेचन किया गया है, जो 13वां है उसमें राजपुत्रों से राजा की रक्षा करना, इसका वर्णन है, और जो 16वां है बच्चों उसमें राजा के कर्तव्यों आदि का वर्णन किया गया है। और जो बच्चों अन्य अधिकरण हैं जिनमें शासन के मुख्य अध्यक्षों के कर्तव्य और उनके विभिन्न विभागों का निरूपण किया गया है, और न्यायाधीश के कर्तव्यों का, और समाज के लिए जो कंटक बने हुए व्यक्तियों को दंड देने का भी नियम बताया गया है, और शत्रुओं और राष्ट्रों में को वश में करने के उपायों का भी विवेचन किया गया है। अब बच्चों मैं आप लोग को इन अधिकरणों के नाम गिनवा लेती हूँ। पहला जो है वो है अध्यक्ष प्रचार, अध्यक्ष प्रचार। दूसरा है धर्मस्थीय, धर्मस्थीय। बच्चों जो अध्यक्ष प्रचार अधिकरण है इसमें वही है जो इसमें शासन के मुख्य अध्यक्षों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया। जो धर्मस्थीय है उसमें धर्मस्थ नाम न्यायाधीश का है, अतः इसमें धर्मशास्त्र के अनुसार मामलों और मुकदमों का निर्णय निरूपित किया जाता था। जो तीसरा है बच्चों वो है कंटक शोधन। बच्चों इसमें समाज के लिए जो कंटक बने हुए व्यक्ति होते थे उनको दंड देने का विधान का वर्णन किया गया है। और जो चौथा है बच्चों वो है योग वृत्त। इसमें राजा की आराधना के प्रकार या उपाय को योग कहते हैं। इसमें राजा के प्रतीक, राज कर्मचारियों के कर्तव्य और विश्वासघाती कर्मचारियों के प्रतिकार के उपाय को बताया गया है। नेक्स्ट जो है पांचवा बच्चों वो है मंडल योनि, मंडल योनि। बच्चों इसमें शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपायों का विवेचना किया गया है। जो छठा है बच्चों वो है षाड्युग्डे, षाड्युग्डे। इसमें बच्चों इसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव पर आधारित 6 सूत्री पर राज्य संबंधी नीति का विवेचन किया है। जो 7वां है बच्चों वो है व्यवसनाधिकारी। इसमें सब प्रकार के व्यसनों का वर्णन है। जो बच्चों 8वां है वो है अभियास्त कर्म। इसमें बच्चों दूसरे देश के आक्रमण करने को अभियास्त कर्म कहते हैं। इसमें विजय के निमित्त प्रस्थान करने के पूर्व विचारणीय विषयों का वर्णन है। बच्चों जो 9वां है आपका वो है सांग्रामिक। बच्चों सांग्रामिक अधिकरण में इसमें विजय के निमित्त युद्ध संबंधी सभी नियमों का विवेचन किया है। जो 10वां है बच्चों वो है संघ वृत्त। बच्चों इस संघ राज्यों के फूट डालने के नियमों का वर्णन है। अब बच्चों जो 11वां है वो है आबलियस, बच्चों इसमें बलवान शत्रु के आक्रमण करने को आबलियस कहते हैं। अतः इसमें दुर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार संबंधी नियम बताया गया है। जो 12वां है बच्चों वो है दुर्गल भूमपाय। बच्चों इसमें शत्रु के दुर्गों पर किस प्रकार अधिकार किया जाए इसका वर्णन किया गया है। जो 13वां है बच्चों वो है औपनिषदक। इसमें बच्चों औषधि और मंत्रों के रहस्यों का वर्णन है, अर्थात गुप्त रूप से शत्रु पर विष, जादू, टोटका आदि का प्रयोग किस प्रकार विजय के लिए किया जाना चाहिए उसका वर्णन किया गया। जो 14वां है बच्चों जो लास्ट है वो है तंत्र युक्ति। तंत्र शास्त्र को कहते हैं बच्चों ये, और इसमें अर्थशास्त्र के निर्णय की युक्तियों का वर्णन है। बच्चों अर्थशास्त्र के संबंध में मैबेट का कथन है कि अर्थशास्त्र जो है वो यथार्थ प्रशासन के अनुभव पर आधारित नहीं है, यह एक विशेष प्रकार के नियमों का संग्रह है और इसी कारण इसे एक अनोखा शास्त्र कहा गया है। इसमें विहित किए गए नियम व्यवहारिक होने की अपेक्षा आदर्श अधिक है, परंतु इस बात के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इसमें राजनीतिक गतिविधियों के संपूर्ण क्षेत्र का विस्तार
विवेचन किया गया है और विदेश संबंधों के सभी पहलुओं के से विश्लेषण और वर्गीकरण किया गया है। इसमें बड़े भाग में सामरिक महत्व की बातों का विवेचन किया गया है और प्रत्येक बात के बारे में तकनीकी सूचना भरी पड़ी है। न्याय के प्रशासन की जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुकदमों के सुनने की प्रक्रिया और दंड व्यवस्था सम्मिलित है। बच्चों, विस्तार के साथ परीक्षा की गई है और भावी राजा के प्रशिक्षण और प्रशासन पर कई अध्याय दिए गए हैं। इस प्रकार बच्चों हम कहें कि जो राजशास्त्र के प्रकांड पंडित कौटिल्य के का जो अर्थशास्त्र का है, अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक ग्रंथों में अत्यंत उच्च और आदरणीय स्थान रखता है और वे धर्मशास्त्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं।